नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल कैसे वर्क करता है इकोनॉमी में। इस वीडियो में आपको यह समझा जाएगा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पीछे क्या क्या सोचना था कि उन्होंने ये मॉडल बनाया। ये मॉडल दो इम्पोर्टेंट नोशन पे बेस्ड है। पहला है जैसे कि सेज लॉ ऑफ मार्केट। उसमें कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब ये है कि जैसे आप इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस करें वो आसानी से बिक जाएगा इकोनॉमी में, बल्कि रियल लाइफ में जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ऐसा होता नहीं है। इसके पहले यह माना गया था कि जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका इनकम एंड आउटपुट जो भी जनरेट होता है, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो वापस उन्हीं गुड्स को खरीदने में खर्च की जाती है। इसलिए आप जितना भी प्रोड्यूस करेंगे वो इकोनॉमी में आसानी से बिक जाएगा। इसको अपन ने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है सेज लॉ ऑफ मार्केट, दूसरा है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। जो पहला है सेज लॉ ऑफ मार्केट, उसमें तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका मानना था कि हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल सा है, जैसे कि सारे लेबर एक रिसोर्स है एंड कैपिटल आपकी एक रिसोर्स है, दोनों पूरी तरह से यूज किए जा रहे हैं आपके प्रोडक्शन में, तो पूरी तरह से उनका यूटिलाइजेशन हो गया। इसका मतलब वहां कोई यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसमें सिंपल सी बात ये थी कि कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं रहेगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये बात कही जा रही थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स द्वारा कि जो भी मार्केट वर्क कर रहा है उसमें सरकार या ट्रेड यूनियन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब बीच में वो कुछ नहीं बोलेंगे, जो ट्रेड है वो परफेक्टली चलेगा। जैसे अपन परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस जो इकोनॉमी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम की है वो एक परफेक्ट कंपटीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। दूसरा है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में मान लीजिए ऐसा है कि जैसे एग्रीगेट डिमांड, जो कि एग्रीगेट डिमांड है आपकी, अगर वो कम हो जाती है किसी भी कारण से, तो सप्लाई आपकी वहीं के वहीं है, क्योंकि उन्होंने माना है कि ओवर प्रोडक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स जो भी इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती रहेंगी। जब वो लगातार प्रोड्यूस करती रहेंगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो जो गैप आ जाएगा प्रोडक्शन में, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में फॉर टेम्परेरी पर्पस। तो उन्होंने कहा है कि वेज और प्राइजेस, इट मीन जो वेज जो लेबर को मिलती है एंड प्राइजेस जो गुड्स एंड सर्विसेज को अपन परचेज करने के लिए और रेंडर करने के लिए अपन पे करते हैं, तो इसमें क्या होगा, वेज और जो वेजेस एंड प्राइजेस है वो कम हो जाएंगी, अपने आप एडजस्ट कर लेंगी। बिकॉज क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम है। जब एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्राइजेस नीचे आएंगी। प्राइजेस नीचे आएंगी तो प्रोड्यूसर कब तक ऐसा झेल पाएगा कि अपन जैसे कब तक, मतलब वो उम्मीद रखेंगे कि प्राइसेस और जाएं, क्योंकि उन्होंने लागत तो उतनी लगा रखी है, उससे कम में वो बेचेंगे नहीं। तो एक समय के बाद क्या होगा, वो अपनी कॉस्ट को कट करना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला कॉस्ट कटिंग है, लेबर जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो जब लेबर को आप कंपनी और प्रोड्यूसर निकाल देंगे तो क्या होगा, जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो चाहते हैं काम करना बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जब वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो सिंपल सी बात है, मतलब उसमें ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। जब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा, तो पैसा नहीं होगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है आपके पास। तो उसका मतलब ये है कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस लगातार करते जा रहे हैं उसको खरीदने के लिए जनता के पास पैसे नहीं है, तो इकोनॉमी की हालत और खराब होती जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि वेजेस और प्राइसेस विल फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है कि प्राइसेस भी और नीचे हो जाएंगे और वेजेस भी नीचे हो जाएंगे, तो एक लो लेवल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे प्राइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा उसके बाद प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपना सेल करेंगे कम प्राइस पे। तो जब कम प्राइस पे सेल करेंगे तो हर कोई खरीद सकेगा और फिर इकोनॉमी वापस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाएगी। अब आगे यह बताया जाएगा इस वीडियो में कि कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल पूरा अपन चारों डायग्राम देखेंगे, जो गुड्स मार्केट और गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट को इंटीग्रेट करता है।
यहाँ पर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम बनाएंगे जिसमें लेबर की डिमांड देखेंगे। NS इज द लेबर सप्लाई इन क्लासिकल मॉडल। N अपन लेबर को बोलते हैं, NF मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर। ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अपन y एक्सिस पे लेंगे रियल वेजेस। रियल वेजेस होता है W0 अपन P0। अब देखेंगे कि रियल वेज क्या है। वेजेस को अपन W से डिनोट करते हैं और प्राइजेस को अपन P से डिनोट करते हैं। अगर मैं नॉमिनल वेजेस की बात करूं तो उसे अपन W से डिनोट करते हैं, बट वहीं जब बात रियल की जाए तो वो W बाय P आ जाता है। ये नॉमिनल वेज रेट है, मतलब जो भी इकोनॉमी में पैसा है जो 100 रुपए है, पर जो असली 100 रुपए की वैल्यू है वो रियल वैल्यू से पता चलती है। जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, प्राइस लेवल जिसे अपन कहते हैं, उससे आपको डिवाइड करना होता है, तो उससे रुपए की रियल वैल्यू पता चलती है। इसीलिए अपन ने W बाय P को इस पे लिया है। ये डिमांड फॉर लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। अगर अपन इसकी बात की जाए कि कैसे डिमांड ज्यादा होगी या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा इकोनॉमी में, तो उसके लिए एक रफ डायग्राम अपन बना लेते हैं, वो इससे अलग है। ये लेबर की सप्लाई, ये लेबर की डिमांड हो गई, ये रियल वेज रेट हो गया आपका, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश जैसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया तो रियल वेज रेट डिक्लाइन हो जाता है। तो जैसे रियल वेज रेट डिक्लाइन हुआ, रियल वेज रेट को अपन यहां लिखते हैं, W1 बाय P1, ये आपका रियल वेज रेट हो गया। इसमें जो पॉइंट G से पॉइंट H तक है वो डिमांड फॉर लेबर ज्यादा है। इट मींस लेबर इकोनॉमी में कम है और डिमांड करने वाले ज्यादा लोग हैं। जो प्रोड्यूसर है उनको ज्यादा लेबर चाहिए, बल्कि इकोनॉमी में लेबर की सप्लाई सिर्फ G तक है और डिमांड H तक है। फिर अगर अपन किसी भी कारणवश मानते हैं कि रियल वेज रेट इंक्रीज हो जाता है, तो रियल वेज रेट W2 बाय P2, रियल वेज रेट इंक्रीज हो गया। दिस इज J एंड दिस इज K। तो इसमें क्या हुआ, लेबर की डिमांड कम है क्योंकि वेज रेट हाई है, और लेबर की सप्लाई ज्यादा है क्योंकि वेज रेट ज्यादा है तो हर कोई काम करना चाहता है। इसीलिए ये जो J to K है, दैट इज द पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये J के जो पार्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो ये सिंपल सा लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम था। अब अपन इस लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को गुड्स एंड सर्विस मार्केट से जोड़ेंगे। तो इसके लिए अपन 4 पैनल बनाएंगे। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर है, इसको अपन नीचे तक लाएंगे क्योंकि अपन पहले प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। यहाँ पर सेम एम्प्लॉयमेंट आएगा, एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट आएगा। दिस इज ऑल्सो सेम NF, ये 0 है। यहां से अपन एक प्रोडक्शन फंक्शन बताएंगे, उससे पता चलेगा कि इतना लेबर अगर अपन एम्प्लॉय करते हैं तो उसमें अपने को कितना प्रोडक्शन मिलेगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि जितना भी अपन प्रोड्यूस करेंगे, जितना भी लेबर कैपिटल यूज करेंगे, उससे फुल एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट होगा। तो इसको अपन पैनल ए बोल देते हैं और दूसरा वाला हो जाता है पैनल बी। यहां पर अपन लेंगे एग्रीगेट आउटपुट, अब अपन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अपन वर्टिकल लाइन में शिफ्ट करेंगे।
तो उसके लिए अपन पैनल सी बनाएंगे। पैनल सी में एक 45 डिग्री की लाइन खींचेंगे। इस लाइन का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अपन वर्टिकल लाइन में शिफ्ट करने के लिए, तो अपन इसको शिफ्ट करेंगे। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं और ये जहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलेगी उससे अपन इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर अपन एक और पैनल बनाएंगे जिसे कहते हैं पैनल डी, और ये लाइन आगे जाके एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाएगी। यहाँ पर अपन आउटपुट लेंगे, एक्स एक्सिस पे भी आउटपुट आएगा, क्योंकि ये जो 45 डिग्री की लाइन है वो सिर्फ ट्रांसफर करना है अपन को फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट सप्लाई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल लाइन बनाने के लिए 45 डिग्री की लाइन बनानी चाहिए। अब एग्रीगेट सप्लाई, क्वेश्चन ये है कि एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल लाइन क्यों है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई सीमित रहेगी लॉन्ग रन में भी, तो कितना भी आप प्रोड्यूस करो वो आसानी से बिक जाएगा। इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो जब एग्रीगेट सप्लाई चेंज नहीं होगी तो वो इनइलास्टिक रहेगी, इसका मतलब वर्टिकली रहेगी। अब बनाते हैं अपन एग्रीगेट डिमांड। सो ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये M0V हो गया। ये M0 का मतलब है मनी सप्लाई इन बेस टाइम पीरियड। V है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है, आसान लैंग्वेज में अगर अपन समझे तो वेलोसिटी का मतलब होता है मनी कैसे हाथों में चेंज करता है। जैसे कि मैंने 20 का नोट, सेम 20 का नोट किसी दुकानदार को दिया, दुकानदार ने किसी और को दिया, उन्होंने शाम को कुछ जाके कुछ परचेज किया तो उन्होंने किसी और दुकानदार को दिया, फिर किसी ने घर पे दिया, तो वही जो सेम 20 का नोट है वो कितने लोगों के हाथ में गया और हर बार उसकी वैल्यू 20 रुपए ही रही। तो इसका मतलब है हाउ मच मनी ट्रेवल्स। तो वेलोसिटी इन सिंपल लैंग्वेज कि मनी कितना ट्रेवल करता है। इधर पे अपन प्राइस लेवल आ जाएगा, प्राइस लेवल 0। अब ये तो हो गया स्टैटिक मॉडल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर अपन इसको डायनामिक वर्जन में करें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि एग्रीगेट डिमांड किसी कारणवश ऊपर नीचे होती है, जैसे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लेबर मार्केट पे, तो अपन सबसे पहले देखेंगे, अगर अपन एक उदाहरण के तौर पे लें तो एग्रीगेट डिमांड किसी कारणवश बढ़ती है, जैसे कि मनी सप्लाई बढ़ गया है, इट मींस जो मुद्रास्फीति है वो सेंट्रल बैंक जो कंट्री का होता है उसने बढ़ा दी, जो नए नोट छाप दिए, मान लीजिए कुछ नए नोट छाप गए, तो उससे क्या हुआ, लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश आ गया। तो लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश आने से वो लोगों को ज्यादा खर्च करने का मौका मिला। तो जब ज्यादा खर्च करेंगे तो उसके लिए अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि डिमांड ज्यादा करेंगे, अब पैसा ज्यादा आ गया है तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसको अपन M1B बोल देंगे, क्योंकि मनी सप्लाई चेंज हो गई है फ्रॉम 0 to 1, तो टाइम पीरियड चेंज हो गया। अगर इसी की बात की जाए तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि प्राइस लेवल क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई फिक्स है। इसका मतलब है लेबर भी अपना पूरा यूटिलाइज है, आउटपुट भी अपना फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो बढ़ाने के लिए कोई स्कोप नहीं है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और सप्लाई एक सी रहती है तो प्राइसेस जनरली यही होता है कि प्राइसेस ही बढ़ती है। तो इसका रिजल्ट है कि प्राइसेस विल इंक्रीज। अब देखते हैं कि जो प्राइस राइज हुआ है उसका लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। तो इतना जो प्राइस राइज हुआ है उसका ही सेम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में रियल वेज रेट गिर जाएगा। सो इधर प्राइस लेवल P1 है, इसीलिए W0 मतलब नॉमिनल वेज रेट जो है उसको अगर अपन प्राइस लेवल से चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो W0 बाय P1 ही आएगा। तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक लेबर डिमांड बढ़ गई है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो लेबर की डिमांड बढ़ गई, मतलब इकोनॉमी में लेबर की कमी है। बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम किया था कि परफेक्ट कंपटीशन है इकोनॉमी में। तो जब परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमी में, इसका मतलब जो प्रोड्यूसर हैं, सेलर्स हैं, उनमें बहुत कंपटीशन है और अब वो और डिमांड करेंगे लेबर की। तो जब लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी
तो ऑब्वियसली उनकी वेज आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जैसी वेज इंक्रीज होगी तो रियल वेज आपकी W1/P1 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस लेवल तो पहले से P1 था। अगर आपने वेजेस बढ़ाई क्योंकि डिमांड ज्यादा है लेबर की, तो प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो सेम लेवल पे पहुंच जाएगा। तो W1/P1 W0/P0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है लेबर मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब कंक्लूजन इस बात का ये है कि जो रियल वेरिएबल्स हैं जैसे रियल वेजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इन पे प्राइस चेंज का कोई असर नहीं होता है। प्राइस चेंज का असर सिर्फ प्राइस लेवल पे होगा। अगर आपने मनी सप्लाई बढ़ा इकोनॉमी में और सारी चीजें एक जैसी ही है तो सिर्फ अंतर प्राइजेस पे आएगा। इसका सीधा सा सच्चा एग्जांपल है कि 10 साल पहले जो हिंदुस्तान में 100 रुपए की वैल्यू थी वो आज की तारीख में 100 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं है। इसका मतलब जो रियल वैल्यू है उसी 100 रुपए के नोट की वो गिरती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें सप्लाई आपकी सेम है पर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। एग्रीगेट डिमांड किसी भी तरह से इंक्रीज हो सकती है। आरबीआई ने नए नोट छाप दिए है ना, या आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो हर आदमी को कैश चाहिए। आपका इकोनॉमी डाइवर्स हो गई है तो हर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है तो उनको भी उतने लिक्विडिटी चाहिए। तो ये सब कारण है कि एग्रीगेट डिमांड इससे इंक्रीज हुई। तो पिछले 7-8 सालों में प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हुए हैं इफ वी टॉक अबाउट अदर थिंग लाइक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेजेस। बाकी सब एक जैसे ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो में बनाऊं तो वो भी आप उसका टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस इकोहॉलिक्स को सब्सक्राइब भी करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।